बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। कहते हैं चैप्टर नंबर 11 को, ड्रग्स यूज इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट फेलियर वगैरह। अगर तो ब्लड प्रेशर 130/80 और 140/89 के दरमियान में है, उसको हम कहते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और अगर 140/90 के बराबर हो जाए, इसी ऊपर चल जाए, उसको हम कहते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। आमतौर पर 90% केसेज में हाइपरटेंशन का कॉज हमें नहीं पता होता, उसको हम कहते हैं प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन। और लेस देन 20% केसेज में ऐसा होता है कि कोई बीमारी होती है और उस बीमारी के नतीजे में हाइपरटेंशन हो जाए। हम सकते हैं फ्यूसाइटोक्रोमा कोएगुलेशन ऑफ एओर्टा, इनके नतीजे में हो तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के जब हम ट्रीट करते हैं तो मसला बेसिकली ये होता है कि बॉडी जो होती है वो हाई ब्लड प्रेशर की आदी हो चुकी होती है। हम ट्रीट भी करें तो बॉडी वापस ब्लड प्रेशर को हाई करने की कोशिश करती है विद द हेल्प ऑफ बेरोरेसेप्टर रिफ्लेक्सेस। इसको हम कहते हैं बॉडी रीसेट करने की कोशिश करती है। ड्रग्स को देखते हैं। सबसे पहले ड्रग आते हैं हमारे पास डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स जारी बात है यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करके हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं। तो इसके दो तरह के काम होते हैं। नंबर एक, रिडक्शन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, जारी बात है यूरिन को बढ़ाएंगे तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा। और नंबर दो, डायरेक्ट वैस्कुलर इफेक्ट। इसमें दो तरह के आते हैं। नंबर एक, थायाजाइड्स, जिसमें क्लोरोथेरेडोन और हाइड्रोक्लोरोथायराइड आता है। और दूसरे होते हैं लूप डायूरेटिक्स, जिसमें फ्यूरासमाइड आता है। लूप डायूरेटिक्स ज़्यादा इमरजेंसीज में और मतलब ज़्यादा सोयर कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। कंपनसेटरी रिस्पॉन्स बहुत थोड़े होते हैं, थायराइड के लिए निर्बंधन थोड़े से ज़्यादा हैं। फिर आते हैं हमारे पास सिम्पैथोप्लीजिक्स, यानी कि वो जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेंगे। अब मुख्तलिफ साइड्स पर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं और साइड्स की बेस पे हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है। नंबर एक होते हैं जो बेरो रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को कम करते हैं। इसमें आते हैं वेरेट्रम अल्कलॉइड, लेकिन इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से अब हम इनको यूज़ नहीं करते। नंबर दो आते हैं सिम्पैथोप्लीजिक्स, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। इसमें आते हैं हमारे पास अल्फा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट। दो ड्रग के नाम है क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा। ये ओरली दिए जाते हैं। मिथाइल डोपा की जो एक्टिव फॉर्म होती है उसको मिथाइल नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। ये ड्रग सीएनएस में पेनिट्रेट कर जाते हैं। और क्लोनिडीन को अगर हम देते देते अचानक देना छोड़ दें तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। रीबाउंड हाइपरटेंशन होती है, जिसको ट्रीट करने के लिए या दोबारा क्लोनिडीन देते हैं या फिर हम अल्फा ब्लॉकर जैसे कि फेंटोलामीन देते हैं। इनका जो कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होता है वो सॉल्ट रिटेंशन से होता है। मिथाइल डोपा की बात की जाए तो ये कभी कभी हीमाटोलॉजिक इम्यूनोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, जिसके लिए हमें कूम्स टेस्ट करना पड़ता है। उसके अलावा ये दोनों ड्रग्स सेडेशन कॉज करते हैं, जिसमें से मिथाइल डोपा ज़्यादा सेडेशन कॉज करता है। प्रेगनेंसी के लिए मिथाइल डोपा बहुत ही सेफ है, तो इसलिए अगर प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होगी तो अक्सर हम मिथाइल डोपा प्रेफर करते हैं। ये तो हो गए सीएनएस पे इफेक्ट करने वाले ड्रग्स। फिर देखते हैं गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स। इसमें हेक्सामेथोनियम और ट्राइमेथोफेन आता है, लेकिन एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से इनको भी हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट आते हैं जो कि पोस्ट गैंग्लियनिक सिम्पैथेटिक नर्व टर्मिनल्स पे काम करते हैं। इसमें दो तरह के आते हैं। एक वो ड्रग्स जो कि नर्व टर्मिनल में न्यूरोट्रांसमीटर को रिजर्वॉयर ही नहीं होने देते, इसको फॉर एग्जाम्पल रेजरपाइन। और दूसरे वो होते हैं जो कि नर्व टर्मिनल से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज नहीं होने देते, फॉर एग्जाम्पल गोनाथिलीन और गोनाड्रेल। ठीक है, इनके खिलाफ जो मेजर कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होता है वो होता है सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन का। पहले सॉल्ट रिटेंशन थी, यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन है। अच्छा, उसके अलावा माओ इनहिबिटर्स यानी कि मोनोअमाइन ऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स भी होते हैं। ये हमारे पास एक फॉल्स ट्रांसमीटर ऑक्टोपामाइन बनाए जाते हैं। और ये ऑक्टोपामाइन जो होती है नॉरएपिनेफ्रिन के साथ रिलीज होती है और नॉरएपिनेफ्रिन को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देती है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट ये भी होता है कि अगर कोई पेशेंट टायरामीन ले रहा है, टायरामीन एक सिम्पैथोमिमेटिक है, तो मसला ये होता है कि टायरामीन को मेटाबोलाइज करना होता है माओ ने। तो अगर हम माओ इनहिबिटर दे रहे हैं तो जाहिर बात है टायरामीन टूट नहीं सकेगा और टायरामीन बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन कर देगा, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं हम कि ये जो माओ इनहिबिटर होते हैं ये बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसको मतलब टायरामीन के साथ इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इनको ना ही यूज़ करें। फिर आते हैं एड्रेनल रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसमें हमारे पास दो तरह के होते हैं जो कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में काम आएंगे। एक होते हैं अल्फा 1 सिलेक्टिव एजेंट्स, अल्फा 1 ब्लॉकर्स, और दूसरे होते हैं बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, सिर्फ अल्फा 2 एगोनिस्ट यूज़ किए थे हमने। ठीक है, अल्फा 2 के एगोनिस्ट यूज़ करते हैं, बाकी अल्फा 1 के ब्लॉकर यूज़ करेंगे, जिसमें पैराडोसिन, डॉक्साडोसिन, टेराडोसिन। ये सारी बातें क्योंकि अल्फा 1 ब्लड वेसल पे काम कर रहा होता है, इसलिए ये रिड्यूस वास्कुलर रेजिस्टेंस करेंगे, वेनस रिटर्न पे इफेक्ट करेंगे, सारी बातें वेसोडाइलेशन कॉज करवाते हैं। ठीक है, अगर अल्फा 1 सिलेक्टिव करेंगे फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने वैसे ही अल्फा ब्लॉकर कर लिया नॉन सिलेक्टिव तो वो जाहिर सी बात है फिर अल्फा 2 को भी ब्लॉक करेंगे। और अल्फा 2 को तो हमने ब्लॉक नहीं करना ना, अल्फा 2 को तो हमने स्टिमुलेट करना है। तो अगर अल्फा 2 को ब्लॉक करिए तो फिर काम अच्छा नहीं होगा। ये फेंटोलामीन, फिनॉक्सीबेंजामीन, ये नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर होते हैं जो कि जाहिर सी बात है अच्छा काम नहीं करते, क्योंकि इनके नतीजे में रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया काफ़ी हो जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अल्फा 1 सिलेक्टिव एजेंट्स दें। इनका एडवर्स इफेक्ट ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन भी होता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जिसको हम पोस्टरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। उसके अलावा ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को भी ट्रीट करने में यूजफुल होते हैं। ठीक होगी बात। फिर आते हैं हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में एक तो हमारे पास प्रोपेनोलॉल, इसकी प्रोटोटाइप है। एटेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल जो होते हैं वो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। इसमें हम कहते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स जल्दी से होते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कम करेंगे, हार्ट रेट को कम करेंगे, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा।
मेटाप्रोलोल, कार्बिडोल और लेबेटोलोल ये तो क्रोनिक हार्ट डिजीज को ट्रीट करने के लिए भी रोल प्ले करते हैं। इसमें जो नेबिवोलोल है वो खास तौर पर निट्रिक ऑक्साइड का रिलीज कॉज करवा के वेसोडिलेशन कॉज करवाता है। तो ये सारे तरीके हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हो गए। ये सिंपैथेटोप्लीजिक्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। फिर आते हैं हमारे पास वेसोडाइलेटर्स। सबसे पहले आते हैं हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डाइहाइड्रोपेरिडीज जिसमें आते हैं हमारे पास एम्लोडिपिन, नेफेडिपिन, फ्लोडिपिन, और दूसरे होते हैं नॉन डाइहाइड्रोपेरिडीन जिसमें आते हैं वेरापेमिल और डिल्थियाजिम। ये जो नॉन डाइहाइड्रोपेरिडीन होते हैं इनके ज़्यादातर हार्ट पे इफेक्ट्स होते हैं, ये हार्ट रेट वगैरह को कम करने में रोल प्ले करते हैं, और डाइहाइड्रोपेरिडीन होते हैं वो वेसोडाइलेशन के थ्रू काम करने में रोल प्ले करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अगले ड्रग्स की निस्बत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इन दोनों के जो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बाद फिर आता है हाइड्रोलाजिन और मिनॉक्सिडिल। हाइड्रोलाजिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये बेसिकली एंडोथीलियल सेल्स से निट्रिक ऑक्साइड रिलीज करवाते हैं। निट्रिक ऑक्साइड जारी होता है, वेसोडाइलेशन करवाएगा। ये आमतौर पर हम क्रोनिक थेरेपी में यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसका ये होता है कि ये लूपस एरिथ्रोमाटोसिस लाइक सिम्टम्स कॉज करता है। ठीक, फिर आते हैं मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल पोटेशियम चैनल ओपनर होते हैं जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो होती है वो हाइपर पोलराइज हो जाती है। हाइपर पोलराइज होगी का मतलब है कि एक्शन पोटेंशियल जल्दी डेवलप नहीं होगा, इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकेगी और वेसोडाइलेशन हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो मिनॉक्सिडिल की जो एक्टिव फॉर्म है वो होती है मिनॉक्सिडिल सल्फेट, और इस एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि ये बालों की ग्रोथ कॉज करवाता है, इस हिर्सुटिज्म कहते हैं उसको हम। इसलिए जो बैल्डनेस होती है यानी कि गंजापन, उसको ट्रीट करने के लिए भी कभी कभी हम मिनॉक्सिडिल को इस्तेमाल करते हैं। फिर तीन और ड्रग्स आते हैं हमारे पास, निट्रोप्साइड, डायज़ॉक्साइड, फिनोल्डिपाम। ये तीनों ड्रग्स हमारे पास आईवी यूज़ की जाती हैं, इंट्रावेनस इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये तीनों ड्रग हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज के लिए होती हैं। गुड होगी बात। निट्रोप्साइड का मैकेनिज्म एक्शन ये होता है कि निट्रोप्साइड का अपना मेटाबोलाइट है निट्रिक ऑक्साइड। बाकी इसको तो हमने कहा था ना, एंडोथेलियल सेल से निट्रिक ऑक्साइड बनवा रहा है, ये खुद निट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और निट्रिक ऑक्साइड हमेशा गुआनाडाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से साइक्लिक जीएमपी बनती है। जब भी साइक्लिक जीएमपी बनेगी तो ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स डायलेट कर देंगे। ठीक है, इसने भी निट्रिक ऑक्साइड रिलीज करवाई थी, ये भी साइक्लिक जीएमपी को गुआनाडाइल साइक्लेज के थ्रू एक्टिवेट करेगा, ये सारा काम ये भी करेगा। अच्छा, नेबिवोलोल भी निट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करवा रहा है तो वो भी सारा काम करेगा। मतलब निट्रिक ऑक्साइड जो भी प्रोड्यूस करवाएगा, आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही होगा कि निट्रिक ऑक्साइड गुआनाडाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, जिससे ज़्यादा साइक्लिक जीएमपी बनेगी, उससे वेसोडाइलेशन हो जाएगी। ठीक होगी बात, ये हो गया निट्रोप्रोसाइड। नेक्स्ट आता है डायज़ॉक्साइड। डायज़ॉक्साइड भी हमारे पास मिनॉक्सिडिल की तरह पोटेशियम चैनल ओपनर ही होता है, ये भी वही काम करता है कि मेम्ब्रेन को हाइपर पोलराइज कर देता है, लेकिन इसका एक और काम ये है कि ये इंसुलिन के रिलीज को कम भी करता है, इसलिए हम इसको इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरे यूज़ भी आप देखते जाएं साथ साथ। गंजेपन के लिए हम लोग मिनॉक्सिडिल को यूज़ कर रहे थे, उसके अलावा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के लिए हमने अल्फा 1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट को यूज़ किया था, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर ट्यूमर हो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग तो उसके लिए हम डायज़ॉक्साइड को यूज़ कर सकते हैं। डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाला फिनेल्डोपाम होता है, ये डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके वेसोडाइलेशन कॉज करता है। डोपामिन रिसेप्टर पे काम करने वाला एक ही ड्रग हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है। उसके बाद आते हैं हमारे पास एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। लो जी, इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देते, उसके अलावा ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक नहीं होने देते। अब ब्रेडिकाइनिन वेसोडाइलेटर है, ब्रेक नहीं होगा, जारी बात है वेसोडाइलेटर इंक्रीज कर देगा, ब्लड वेसल्स डायलेट कर देंगी। दूसरा, जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो जारी बात है एंजियोटेंसिन 2 आपके पास वो वाटर रिटेंशन भी करता है और उसके अलावा ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट भी करता है। तो अब ना वाटर की रिटेंशन होगी ना ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होंगे, एज अ रिजल्ट आपका जो हाइपरटेंशन है वो ट्रीट हो जाएगी। इसके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट्स में आपके पास कफ होता है, हाइपरकैलेमिया होता है, रीनल डैमेज होता है। कफ आपके पास इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है एस इनहिबिटर्स का। ठीक है, उसके अलावा वैसे एस इनहिबिटर्स को हम लोग हार्ट फेलियर में भी यूज़ कर लेते हैं, डायबिटीज़ वगैरह में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में कभी भी यूज़ नहीं करना एस इनहिबिटर्स को। प्रेगनेंसी में तो हमेशा मिथाइल डोपा बेहतरीन चीज़ होती है। ओके के बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ये, अच्छा, एस इनहिबिटर की एग्जांपल है कैप्टोप्रिल। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसमें हुआ ये कि एंजियोटेंसिन 2 बंद तो गया लेकिन हमने उसको ब्लॉक कर दिया, लगने नहीं दिया। इसमें एग्जांपल आती है हमारे पास लोसार्टन, वल्सार्टन, इबिसार्टन, कैंडेसार्टन। ठीक है, सार्टन इसकी एग्जांपल होती हैं। एस इनहिबिटर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं काम करने में क्योंकि ये एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक करने के अलावा ब्रेडिकाइनिन को भी इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि ARB जो होते हैं वो सिर्फ एंजियोटेंसिन 2 ही को ब्लॉक कर रहे होते हैं। ARBs के एडवर्स इफेक्ट्स में कफ इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता, अलबत्ता हाइपरकैलेमिया ये भी कॉज करते हैं। उसके अलावा एक और होते हैं एलिस्कायरन। ये बेसिकली आपके पास रेनिन को ही नहीं बनने देते, रेनिन नहीं बनेगा तो आगे एंजियोटेंसिन नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। ये बेहतरीन काम कर रहे हैं। इनका एडवर्स इफेक्ट होता है हेडेक और डायरिया, अलबत्ता वो जो प्रेगनेंसी में आपने इन तीनों को ही नहीं देना होता। ठीक है, और ये भी आपके पास हाइपरकैलेमिया, तो ये तीनों ही कॉज कर रखे होते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि स्टेप वाइज सारे ड्रग्स को देना चाहिए, इकट्ठे सारे ड्रग्स को नहीं देना चाहिए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के सबसे पहले हम लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट का कहते हैं। उसके बाद डाययूरेटिक्स आपके पास फर्स्ट लाइन में आते हैं। फिर उसके बाद एस इनहिबिटर या ARBs यूज़ किए जाते हैं। अगर इससे भी काम ना बन रहा हो फिर हम अब ये ऐड करते जा रहे हैं। ये नहीं है कि पहला ड्रग छोड़ दिया, सबसे पहले बंदे से कहा कि यार वॉक वगैरह किया करो, फिर हमने डाययूरेटिक देना शुरू किया। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ तो डाययूरेटिक के साथ साथ एस इनहिबिटर भी देना शुरू कर दिया। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो इसके साथ साथ हमने
वेजोडायलेटर्स यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या फिर बीटा ब्लॉकर्स वगैरह देना शुरू कर दिए। तो ये आपके पास फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन वगैरह ड्रग्स हो गए। अच्छा जी, मोनोथेरेपी अब हम लोगों ने यूज एक ड्रग ही को यूज करना शुरू कर दिया, वो भी अच्छा काम कर रहा था। कभी कभी वो सिंपल काम रहता है असल में। एज और एथनिसिटी के हिसाब से कुछ ड्रग्स की सेंसिटिविटी फर्क होती है। कुछ लोगों में एज लिमिटेड बेहतर काम करते हैं, कुछ में बीटा ब्लॉकर। ये एजेस के साथ भी फर्क करता है और रेस के साथ भी फर्क करता है। जिस तरह अफ्रीकन के अंदर वो बता रहे हैं कि डायरेटिक्स बेहतर काम करते हैं, कैल्शियम ब्लॉकर्स बेहतर काम करते हैं। एनीवेज, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के लिए कौन कौन से ड्रग यूज करने होते हैं? ये वाले तीन, निट्रोप्रोसाइड, डायजॉक्साइड, फेनोल्डोपाम, उसके अलावा प्रोपेनोलॉल और फेरोसमाइड। ये आप हाइपरटेंशन इमरजेंसी में यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।